नमस्कार, राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी तो सरदार शहर के सरदार बने हैं अनिल शर्मा। उपचुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस का परचम उन्होंने लहराया है। कांग्रेस के अनिल शर्मा ने बड़ी जीत इस उपचुनाव में दर्ज की है। 26,852 वोटों से अनिल शर्मा ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के अनिल शर्मा को 91,357 वोट मिले, जबकि भाजपा के अशोक पिंचा को 64,505 वोट मिले हैं। आरएलपी की बात करें तो लालचंद मुंड को 46,753 वोट मिले हैं। भाजपा दूसरे नंबर पर, जबकि आरएलपी तीसरे नंबर पर रही है। तो सरदार शहर उपचुनाव को लेकर दावे तमाम लोगों की तरफ से जरूर किए गए थे, लेकिन एक बार फिर यह साफ हो गया कि जादूगर का जादू जो है वो अभी भी बरकरार है और लगातार एक के बाद एक उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर राजस्थान में साबित किया कि सत्ता में मौजूद। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। जो सरकार है उनकी नीतियां काम कर रही हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं और लोग अभी भी मौजूदा सरकार पर उतना ही भरोसा जता रहे हैं। हालांकि सरदार शहर उपचुनाव की अगर बात करें तो अमूमन सहानुभूति का जो एक सहारा था वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद यहाँ पर साबित जरूर हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर अगर कहें तो एक दिलचस्प लड़ाई यहाँ पर देखने को मिली और जो अशोक पिंचा है बीजेपी प्रत्याशी, एक बार फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले जब भंवरलाल शर्मा, जिनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, अनिल शर्मा के पिता, उनके सामने भी कई बार उन्होंने ताल ठोकी। एक बार विजयी रहे, उसके बाद कई बार लगातार उन्होंने हार का सामना किया है और एक बार फिर उनके पास इस बार मौका था जब वो अपनी वापसी कर सकते थे, लेकिन अनिल शर्मा ने उन्हें एक अच्छे मार्जिन से यहाँ पर पटकनी दी है। तो ये जो सरदार शहर का चुनाव ये अपने आप में दिलचस्प था। हालांकि कहा यह जा रहा था कि आरएलपी के एंट्री के बाद बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन बहुत मुश्किलें हुई नहीं सरदार शहर में जीत दर्ज करने में कांग्रेस पार्टी को। खैर, अंकित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। अंकित, दावे तमाम लोगों ने किए थे, लेकिन बहुत ही आसानी से कहें अगर कि कांग्रेस ने ये जीत दर्ज की है, क्योंकि जो मार्जिन है वो यही बताता है कि मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प लग रहा था, लेकिन इतना कड़ा मुकाबला था नहीं। देखिए, मुकाबले की अगर हम बात करें तो ज्यादा संभावनाएं भाजपा या अन्य पार्टियों के लिए नहीं थी, लेकिन मुकाबला रोचक आरएलपी के मैदान में आने के बाद हुआ। स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस जो उपचुनाव में इतिहास बना रही है वो भविष्य में भी परिणाम वैसा ही देगा। पिछले अगर 9 उपचुनाव इस 4 साल के कार्यकाल में हुए हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो 6 में कांग्रेस ने विजय पाई है। 2 उपचुनाव में सीटें भाजपा के खाते में गई हैं, एक में हनुमान बेनीवाल के भाई जीते थे। तो जाहिर तौर पर 9 उपचुनाव में प्रतिशत के लिहाज से कहें या समर्थन के लिहाज से कांग्रेस ने बाजी मारी है। और इस बार भी भंवरलाल शर्मा चूंकि कद्दावर नेता थे, उनके निधन के बाद भावनात्मक लहर उस क्षेत्र में थी, तो ये तय माना जा रहा है कि अगर भंवरलाल शर्मा के परिवार से टिकट मिलती है तो जीत कांग्रेस की सुनिश्चित है। और टिकट वितरण में भी केवल सिंगल नाम का पैनल था, अनिल शर्मा। अनिल शर्मा को टिकट दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूरे कांग्रेस संगठन प्रचार में जुटा रहा। परिणाम बेहतर आए, 26,852 मतों से जीत रही। इसके अलावा उपचुनाव के लिहाज से जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि 6 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 बीजेपी को और 1 आरएलपी गई है। धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा जो तत्कालीन बीजेपी में थी, आजकल पलड़ा बदले हुए हैं, वो जीती थी। राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी, किरण माहेश्वरी का जो सीट खाली हुई, उसके बाद उनकी पुत्री जीती थी। धैर्यवाद से नगराज मीना कांग्रेस के थे, वो जीते थे। वल्लभनगर से प्रीति शक्तावत कांग्रेस से जीती हैं। इनके भी चूंकि ये ज़्यादातर सीटें निधन से खाली हुई थी, ऐसे में भावनात्मक लहर जो उम्मीदवार उनके परिवार से था उनके साथ रही है। सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल कांग्रेस के जीते थे। सहाड़ा से गायत्री त्रिवेदी जीती थी, कांग्रेस की ही। वही मंडावा से रीता चौधरी कांग्रेस की जीत कर आई थी। खींवसर से नारायण बेनीवाल आरएलपी के थे। हालांकि अब जो परिणाम आए हैं वो कई मायनों में खास है। हमारे साथ कुछ हमारे जो विशेषज्ञ के तौर पर भी साथ हैं और साथ में
कांग्रेस की राजनीति को करीब से भी देखने वाले हैं। ये उपचुनाव बहुत मायने रखता है सत्ता को संबल के लिए, उनकी योजनाओं के लिए, जब 4 साल पूरे करने दिसंबर में सरकार जा रही है। मैं प्रदेश की जनता को और पर्टिकुलरली सरदार शहर की मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कांग्रेस के 4 साल के शासन पे अशोक गहलोत सरकार के 4 साल के सुशासन के ऊपर मोहर लगाई। जो अशोक गहलोत की सरकार पिछले 4 साल से सतत विकास का जो एजेंडा लेकर के काम कर रही है, जन सरोकार के काम कर रही है, उसके ऊपर ये मोहर है। ये मोहर मान सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जब सामने चुनाव होगा, मुख्य विधानसभा 2023 में जब नव गठित होगी, उसमें भी क्या रुझान ऐसे ही रहेंगे? कैसे, क्या लगता है? बिल्कुल साहब, रुझान इसी तरह से रहेंगे, क्योंकि जो सुशासन रहा है, मतलब आप क्या है, जब विकास को, सुशासन को, इसी को वोट पड़ रहे हैं। मतलब सिर्फ आप एक दिखावे के रूप में कि साहब या दूसरे की वैसी बुराई करके आप वोट नहीं ले सकते। अगर आपको वोट लेना है तो आपने देख लिया कि 9 में से 6 पे कांग्रेस आई है उपचुनावों में। लेकिन भावनात्मक लहर ज्यादा रही, उन्हीं के परिजनों को टिकट। नहीं साहब, ऐसा बहुत, देखिए भावनात्मक लहर तो है ही, लेकिन हर जगह, मतलब आप ये नहीं मान सकते कि ये सभी जगह भावनात्मक लहर रही। अगर विकास कर रहे हैं तभी वो है साथ में है, नहीं तो आजकल से भावनाओं को कोई नहीं पूछता। जी जी बिल्कुल। एक वोट प्रतिशत की हम बात कर रहे थे सरदार शहर उपचुनाव की, जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आईएनसी यानी कांग्रेस को 43.54% मिला है वोट और बीजेपी को 30.74%, वहीं आरएलपी को 22.28% वोट मिला है, जो चौंकाता भी है। राजस्थान की आरएलपी की राजनीति में, यानी क्षेत्रीय पार्टी की भागीदारी, जो राजस्थान हमेशा नकारता रहा है, उसकी भावी चुनाव में भागीदारी की दिशा भी तय कर रहा है। सीपीआई को 0.99% मत मिला है, वहीं नोटा को 0.85 और अदर जो हैं वो 1.68 पर, यानी कि 3 प्रमुख दावेदारों की बात करें, कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी 96.56% मत लिए हैं, शेष को 3.44 मिला है, जिनमें नोटा शामिल है। 10 उम्मीदवार मैदान में थे, 26,852 मतों से बड़ी जीत कही जा सकती है। राजनीतिक जो पंडित हैं, विद्वान हैं, वो आकलन कर रहे थे कि जीत 15 से 20 हजार के बीच में तो तय है, लेकिन 26,000 से होगी, ये भावनाओं की लहर। और जैसा मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि जीत केवल भावनाओं की नहीं है, सुशासन की है। 4 साल में चुनौतियां भी बहुत है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे, लगातार स्थितियां भी ऐसी बनी थी, और यहां पर राजनीति के तौर पर भी देखें तो 2 धड़े पैरेलल चलते हुए दिखाई दिए हैं, अक्सर लड़ाई होती रही है। तो इन सब के बीच में ये उपचुनाव के नतीजे हैं, वो कितना सपोर्ट आगामी चुनाव में कर पाएंगे और नेता कौन होगा उसको तय कर पाएंगे। देखिए, 4 साल का जो शासन है उसको सुशासन कह सकते हैं। विकास की गंगा आज बढ़ रही है, बह रही है, देश प्रदेश सुदृढ़ विकास की तरफ चल रहा है। चाहे आप निवेश की बात करें, चाहे अदर डेवलपमेंट की बात करें, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इस सरकार ने 3000 से ज़्यादा अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों का बीड़ा उठाया है। आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अब राजस्थान को, जो डेवलप्ड स्टेट है, उसमें अगर नहीं पाओगे, तो जो 4 साल का शासन है, उस शासन को देखते हुए जो डेवलपमेंट है, जन सरोकार के काम है, जो इंदिरा रसोई की बात कर लो, चाहे शहरी रोजगार की बात कर लो, तो जो काम किया है सरकार ने गहलोत के साहब के नेतृत्व में, तो वो निश्चित मान के चल रहे हैं कि जो जनभावनाएं हैं वो चाहती है कि ये सरकार दोबारा से आए, जिससे प्रदेश का विकास सतत चलता रहे। बार बार सरकार बदलने से प्रदेश की जनता को ही नुकसान होता है, विकास कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो ये जनमानस का इस बार मन बना चुका है कि सरकार को दोबारा लाना है। उत्साह कितना है आगे के चुनाव में? ये उपचुनाव में जीत है, खुशी कितनी हो रही है और आगे की तैयारी कैसे देखते हैं? सर, उपचुनाव की जीत की खुशी बहुत है, और ये जीत की खुशी इसलिए भी है कि आज जो भी हमने जीत हासिल करी वो एक विकास के रूप में जो कार्य किए उसकी वजह से जो जीत हुई है। और आगे को भी हम इसीलिए देख रहे हैं कि जो काम, क्योंकि काम ही बोलता है आगे। आप सिर्फ जैसे अब तक कि कभी एक बार कांग्रेस आ गई, एक बार बीजेपी हो गई, लेकिन उसमें जो वही बात कहने की सिर्फ विकास अवरुद्ध होता ही है। तो एक जो विचारधारा चलती कि ठीक है साहब मेरे को काम करना है, तो ठीक है, जनता ने मानस बनाया कि अब हम इसको देखिए, यानी कि रिपीट की जो संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उनसे कांग्रेस करता उत्साहित है। लेकिन इस उपचुनाव में
जो चिंता की बात राजनीतिक पार्टियों जो दोनों प्रमुख हैं पिछले कई वर्षों से सत्ता में आती हैं जाती हैं, कांग्रेस और भाजपा की बात करें तो एक बड़ी चुनौती आरएलपी के तौर पर मिली है। यानी कि वर्ष 2023 के जब चुनाव होंगे, विधानसभा की 200 सीटों के लिए दावेदारी तय होगी तो जातिगत आधार भी मायने रखेगा। क्षेत्रों के हिसाब से छत्र बटे हुए हैं और स्थानीय पार्टियों में उत्साह जग सकता है। नई पार्टी के तौर पर आप राजस्थान में दस्तक देने की कवायद कर रही है, पिछले 2 साल से लगातार सक्रिय गतिविधियां कर रही है, लोगों का जमावड़ा कर रही है, कॉर्नर मीटिंग कर रही है। तो आरएलपी को जो मत मिले, हालांकि इस चुनाव में दूर रही क्योंकि आम आदमी पार्टी साहस नहीं कर पा रही थी कि उपचुनाव में आया जाए, लेकिन मुख्य चुनाव को लेकर वो दावेदारों की लिस्ट पर भी काम कर रहे हैं। तो जब वर्ष 2023 का चुनाव होगा तो नतीजे भले ही जो भी हो भविष्य के घर में छुपे हुए हों, लेकिन इतना तय है चुनाव रोचक होगा और चुनाव परिणाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। चुनाव सत्ता पक्ष भले ही अपनी जो योजनाएं हैं जो धरातल पर उतारी है और जो उतरने जा रही है, क्योंकि बजट भी जल्द आ रहा है, युवा विद्यार्थियों को समर्पित बजट है, जो भावी मतदाता है, नए मतदाता हैं, उनको समर्पित करता हुआ बजट होगा जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। किसानों से कल संवाद है, इन तमाम संवादों के बीच में उन लाखों महिलाओं को मोबाइल भी मिलने जा रहे हैं जिनकी घोषणा पिछले बजट में हुई थी। तो तकनीक के आधार पर भी सरकार अपनी योजनाओं को महिलाओं के हाथ में पहुंचा चुकी होगी। तो रोचक चुनाव होगा। भाजपा अपने संगठन सत्ता के लिहाज से कोशिश कर रही है, केंद्र में उनकी सरकार है और डबल इंजन का वादा कह के यहां पर चुनाव प्रचार में होगी। आरएलपी अपने इस उपचुनाव के नतीजों को सामने रखकर अपने जाट मतदाताओं को लुभाती हुई दिखाई देगी और आम आदमी पार्टी अपनी राष्ट्रीय पार्टी होने का गौरव लेकर राजस्थान के बीच में होगी। तो कह सकते हैं कि उपचुनाव के नतीजे भले ही कांग्रेस के पक्ष में स्पष्ट तौर पर गए हो, 26,852 मतों से जीत मिली हो, लेकिन आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं वो कम सत्ता पक्ष के लिए भी नहीं है और जो सामने सहज तौर पर विपक्ष को दिख रहा है कि वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं 5-5 साल के अंतराल के आधार पर, उनके लिए भी राहें आसान नहीं होंगी। तो ये उपचुनाव कई मायने में कह सकते हैं कि जीत भले ही कांग्रेस खेमे को देकर गया हो, लेकिन सवालिया निशान राजनीतिक एक परिदृश्य और सामने किस तरीके का चुनाव 2023 में बनेगा राजस्थान का, उसकी एक तस्वीर, दिशा और दशा भी साफ करता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि दिशा और दशा दोनों साफ करती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।